हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू एक नज़र 2019 का हम एनवायरनमेंट का पेपर देखने जा रहे हैं और इस पेपर के माध्यम से, इस पीवाईक्यू के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में भी बताते रहे हैं और फिर से मैं पुनः बता देता हूँ इसको कि जो आप पीवाईक्यू देखते हैं उससे आपको थीम समझ में आती है कि यूपीएससी कैसे थीम को रिपीट करता है। और मैं फिर दिखाऊंगा, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में, और इस बार फिर देखूंगा कुछ थीम है जो बार बार रिपीट होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है एनवायरनमेंट में करंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग करंट पे फोकस हो जाइए अब से, ठीक है, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं पीटी के, इसलिए इसको जो है पढ़ते हुए करंट पर फोकस रहना है। और कौन कौन से विषय जो करंट से हमको रिलेट करके पढ़ना है, एक तो साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक जिसको हम करंट को बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक का जो बायोलॉजी है वो आप बेसिक पढ़ लीजिए, क्योंकि वही आपका आधार होगा जो हमको मदद करेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी में करंट की आवश्यकता होती है, लेकिन साइंस और एनवायरनमेंट के विषय में ज़्यादा होती है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पर सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। तो हम क्या हो जाते हैं कि पीवाईक्यू देखते हैं और करंट पे फोकस है, क्योंकि पीवाईक्यू भी हमें बताता है कि उस समय के जैसे 2019 का हम प्रश्न देखने जा रहे हैं, तो 2019 में जो करंट में चीज़ें चल रही थी यूपीएससी ने उन्हीं से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा, तो हमारा दिमाग भी जाता है करंट पे, हमें फोकस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस को हम देखते हैं। 6 नंबर बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, मतलब डिफाइन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ मदद लेते रहेंगे और इन सिलेबस को देख करके इनके शब्दों को जो है हम क्या करेंगे, बार बार घुमा घुमा करके अपना रिवीजन भी करेंगे और शब्दों को समझेंगे, क्योंकि बिना समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सिलेबस देखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हो, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी शब्द के बारे में आपको जान लेना है, पारिस्थितिकी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इकोलॉजी क्या होता है, इसी को इकोलॉजी बोलते हैं ना, इकोलॉजी क्या होता है, फिर इकोसिस्टम क्या होता है, यहीं पर पढ़ना है हमको। जब पढ़ो तो ऐसे ही रिवीजन करना होता है। फिर एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, हल्का सा जो है आपको रिवीजन करते हुए चल जाएं कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी शब्दावली घुमा घुमा करके बेसिक चीज़ें आपसे पूछ लेगा और आप समझा नहीं पाओगे। जैसे यूपीएससी इकोसिस्टम के बारे में पूछ चुका है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। इकोलॉजी से भी पूछ सकता है, एनवायरनमेंट से भी पूछ सकता है, पूछा भी है पीछे स्टेट एग्जामों में, तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं। बाकी आपको करंट में फोकस रहना है। बाकी ये जो शब्दावलियाँ हैं यूपीएससी इनसे बहुत ज़्यादा सवाल बनाता है। तो यहाँ पर जैसे जैव विविधता है तो बायोडाइवर्सिटी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें पॉल्यूशन का क्या कारण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। आप देख ही रहे हो जैसे दिल्ली में क्या स्थिति है, और दिल्ली ही नहीं, देश के अधिकतर जितने भी शहर हैं, जो है महानगर हैं, जितने भी महानगर हैं वहाँ की भी लगभग यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ का जो आसपास का माहौल वैसा है, मतलब कि स्थिति, दिल्ली की स्थिति ऐसी है जो वहाँ पर, मतलब उसकी प्राकृतिक स्थिति ही ऐसी है कि जो हमको वहाँ पर पोल्यूशन को बनाए रखती है। और साथ में बाकी कंक्रीट के जंगल, बिल्डिंग्स वो तो है ही हैं, ठीक है। फिर इनसे अब यहाँ पर समान मुद्दे, मतलब कि जलवायु परिवर्तन समान मुद्दे, पोल्यूशन है, सारी चीज़ें और जो आप करंट में पढ़ेंगे वो सब चीज़ें हैं। उनके साथ साथ विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ये मैं बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोग डीप न जाओ किसी चीज़ को लेकर के, कि आप पढ़ रहे हो तो जो है बहुत चीज़ें इंटरेस्टेड लग गई तो उसके अंदर चलते चले गए। यूपीएससी से सवाल पूछेगा नहीं, आपका समय व्यर्थ होगा। बाद में जब सिलेक्ट हो जाना उसके बाद आप पीएचडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको वहाँ पर सिलेबस डिफाइन नहीं दिखाई देता है, तो हम सीधे मेंस के सिलेबस में जाते हैं। तो जैसे आप जीएस 3 में जाओगे प्रश्न पत्र 3 में, तो यहाँ पर सीधे पर्यावरण सीधे लिखा हुआ है आपके हेडिंग में, पर्यावरण। अब आप 14 नंबर टॉपिक में जाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन। अब ये चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको ये लगेगा, मतलब मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए कि ये जो है इतने से क्या काम हमारा हो जाएगा क्या। तो यूपीएससी ने यहाँ पर भी डिफाइन नहीं किया, ना प्री के लेवल पे डिफाइन किया, ना मेंस के लेवल पे डिफाइन किया है। तो हमारे लिए आधार क्या होगा कि हम पीवाईक्यू पर जाएं। तो पीवाईक्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मेंस का भी पीवाईक्यू आप देखते रहिए और प्रीलिम्स का भी देखते रहिए। आप कहेंगे तो हम मेंस की जो आंसर राइटिंग करा रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट शुरू कर दें क्या। कुछ बच्चों से मेरी राय है, जिसे हम आईआर बोल रहे थे, इंडियन सोसाइटी के लिए सोच रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पर्यावरण करा दूं, इसी बहाने आपका पर्यावरण भी तैयार हो जाएगा। आपका हो तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए प्रश्न को हम देखते हैं पीवाईक्यू में, मेथेन हाइड्रेट। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सिंपल उसको क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मीथेन भी है, हाइड्रेट किससे संबंधित, जैसे बर्फ है, पानी है, इससे संबंधित लग रहा है ना हाइड्रेट। अब इसको पढ़ोगे तो आप इसको करने की स्थिति में हो जाओगे। तो ऐसे ही जब भी पढ़ो तो आप चीज़ों को अलग करके पढ़ो। जैसे यहाँ भूमंडली, तो भू प्लस मंडल, ऐसे करके मतलब चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी। ये बिगनर बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है, मतलब कि विश्व जो हमारा संसार है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तापन मतलब वार्म हो रहा है।
तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इको मतलब कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो हमें एक जो है क्या होता है, एक सिस्टमैटिक टेम्परेचर हमको चाहिए जिसमें हम कई सारे जीव जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ जीवों के लिए खतरा हो सकता है, अगर टेम्परेचर घट जाता है तो भी कुछ जीवों के लिए खतरा हो सकता है। तो हमको ये भी जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग एनवायरमेंट में इस चीज़ से समझ लीजिए कि ऐसे यूपीएससी सवाल बना देता है। तो ये केमिकल से संबंधित सवाल है, कुछ ऐसे सवाल गैसेस से संबंधित सवाल होते हैं जो यूपीएससी हर वर्ष पूछता है। प्रत्येक वर्ष आपको जो है केमिकल से संबंधित मतलब कि रसायन से संबंधित प्रत्येक वर्ष में भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको जो है कि रसायन से संबंधित पूछ लेता है, गैसों से संबंधित यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो आपको जो है नज़र रखनी है जो है कि कोई भी गैस अगर चर्चा में है तो आपको उसको जो है पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में सिर्फ मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र के अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। हो सकता है भूमंडलीय के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो सकता है। अब ऐसे सवालों को मैं करना भी बताऊंगा जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे, तो वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड से और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन को पकड़ना है ये मैं आपको तभी बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, मीथेन हाइड्रेट और मीथेन के बारे में आपको पढ़ लेना है। और भी जो गैसें हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान से रखना है, जैसे CO2 के बारे में पढ़ लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लेना है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, और जल के बारे में। आप ये छोटी छोटी जो गैसें हैं जिनके बारे में यूपीएससी सवाल बनाने की स्थिति में रहता है, जिनसे हर साल बनते भी हैं सवाल, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसे यहाँ पर देखिए, सिंपल प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन सा सही है। समुद्री कछुओं मतलब कछुए की कुछ प्रजातियां साग बच्ची होती है। अब यूपीएससी जैसे कुछ बोलता है तो इसका मतलब कुछ तो हो ही सकती है ना। अब देखिए मानविकी विषय में क्या होता है, जैसे एनवायरमेंट मानविकी, ये ऐसे विषय होते हैं कि जहाँ पर कुछ ना कुछ संभावनाएं बनी रहती हैं। आपको 100% की तो ना हम रिसर्च करते हैं ना हम देखते हैं। तो यूपीएससी ऐसे सवाल बनाता है तो आप जो है उसको ध्यान में रखिए। तो उस यूपीएससी की एक प्रकृति होती है जिसको आप पढ़ते 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 आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आपको खुद ही, भले आपको अर्थ ना पता हो, आप क्वेश्चन को जरूर ठीक कर लोगे। भले आपको उसका पूरा समझ मतलब प्रश्न ही ना समझ पाओ, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन के कूट को पढ़ोगे, तो आपको लगने लगेगा ये यार कुछ तो अलग है। क्योंकि लेकिन जब ये तभी होगा जब आप 10, 5,000, 6,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो समुद्री कछुओं की कुछ प्रजातियां साग बच्ची होती हैं, हो सकती हैं। मछली कुछ जातियां साग बच्ची हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। समुद्री स्तनपाइयों जैसे डुगोंग वगैरह, आपको पता है समुद्री गाय, ठीक, कुछ जातियां साग बच्ची हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक, सजीव का मतलब सजीव मतलब जीव, मतलब सीधे सीधे जो है किसी चीज को बिना अंडे के जन्म देती है। कुल मिलाकर देखिए मैंने लिखा हुआ है सजीव प्रजक, जो अंडे नहीं देती बल्कि सीधे बच्चे पैदा करती, उनको सजीव प्रजक मतलब सीधे जन्म देती सजीव जीव को, ठीक है, मतलब अंडे को नहीं देती, सीधे सजीव को जन्म देती। तो हो सकता है कुछ जातियां हो सकती हैं। 30,000 पे आप इसको क्वेश्चन को तो कर ही लोगे, मैं आंसर बताने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है जैसे कोई प्रजाति चर्चा में है तो उसको देखना अच्छे से, उसके बारे में क्या क्या यूपीएससी किस तरह के सवाल बना सकता है। फिर यहाँ पर शब्दावलियां देखो कि मछली की कौन कौन सी प्रजाति, एक आध देख लो, ठीक है, सॉरी। तो ऐसे जो है आप जो है चीज़ों को देखते रहिए कि समुद्री स्तनपाइयों में कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि आप डुगोंग देख लो, और आपका जो है समुद्री सिंह होता है उसके बारे में देख लो। इस तरह से जो है समुद्री जीव होते हैं, जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। वेल के बारे में देख लो, वेल को क्या कहते हैं, मछली कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये आप देखिए ध्यान से, ठीक है, कि वो मछली की संज्ञा में आती है। इस तरह से जो है फिर क्या कह रहा है, पर्यावरण में निर्मुक्त मतलब कि पर्यावरण में निकल रही है निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। अब देखिए ये माइक्रोबीट्स जो होते हैं ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, ये टूटा प्लास्टिक, तो ये छोटे छोटे कण होते हैं। ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं कि आपके टूथपेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, आपके पाउडर में इस्तेमाल होते हैं, जो आप बॉडी लोशन लगाते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, फेस वॉश में इस्तेमाल होते हैं, शैम्पू में इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या होता है, रब करने का भी काम करते हैं, इसलिए इनको प्लास्टिक के रूप में पहले डाला गया। लेकिन ये क्या होते हैं कि हमारे यूज करने के बाद पानी के द्वारा नालियों के थ्रू तालाब में जाते हैं या शहर के नाले में जाते हैं, और शहर के नाले के द्वारा नदियों में जाते हैं, और नदियों से जो है ये समुद्र में जा रहे हैं और समुद्र के पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये काफ़ी चिंता का विषय उस समय स्टडीज वगैरह चल रही थी, तो उससे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो यूपीएससी ने सिंपल प्रश्न पूछा, आप इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको ये देखना है समुद्री पारितंत्र क्या होता है। पहले पारितंत्र के बारे में देखो कि पारितंत्र क्या होता है, फिर समुद्री पारितंत्र के बारे में देख लो, फिर इसी से संबंधित और भी चीज़ें देखो कि पारितंत्र कौन कौन से होते हैं। समुद्री पारितंत्र होता है जल, और किस नदियों का पारितंत्र होता है, स्थल का पारितंत्र होता है, कहाँ का होता है। फिर ऐसे ही आपको इकोटोन है, जैसे शब्दावलियाँ, यहीं पर इकोटोन पकड़ लो, इकोटोन क्या होता है। फिर यहीं पर इकोलाइन क्या होता है, इकोलाइन, उसको इकोक्लाइन भी बोलते हैं। पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना है कि सब चीज़ों का, इकोलाइन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इकोटोन है, इस पर क्या फर्क होता है। एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट पढ़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शब्द बेसिक शब्दावली है, यूपीएससी इन्हीं से बेसिक चीज़ें रख देता है। मान लो ये तो खैर उस समय करंट में चला था, यूपीएससी ने पूछ लिया। अब जैसे कि मान लो यूपीएससी कोई करंट में विषय चल रहा है, उससे एक कथन तो वो
करंट का रख देगा, बाकी 2-3 कथन हो सकता है कि क्या रख दे कि वो बेसिक चीज़ों का रख दे, तो आपको करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेसिक चीज़ें आपकी तैयार होंगी, करंट की चीज़ें भले ना आपको पता हो तो आप बेसिक से एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए फिर कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथीन और फॉरेट और ट्राई एजोफॉस। ठीक है, थोड़े वैसे शब्दावली हिंदी में लिखी होती है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, इस्तेमाल को आसंख्या से देखा जाता है। ये रसायन फिर देखिए रसायन है किस रूप में इस्तेमाल होता है। यूपीएससी रसायन गैसें इन पे बड़ा दिमाग लगाता है, तो आपको ये ध्यान रखना क्या है। मैंने जैसे हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसका रूप दिखाया है और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम ऐसे डिटेल करेंगे कि जैसे क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन को तो हम हल्का से चर्चा कर देंगे, यहीं पर आपको ये भी बता देंगे कि जो इसको एलिमिनेट करके कैसे हम करेंगे। यहां पर हम ये भी बता देंगे कि 2015 में मान लो 2019 में ये पूछा गया तो 2025 के आसपास पूछा गया है, 2025 का भी क्वेश्चन करके इसकी प्रकृति भी बता देंगे। 2019 में क्या प्रकृति थी, 2025 में क्या प्रकृति है, प्रकृति कैसे चेंज हो गई, थीम वही है, प्रकृति चेंज हो गई, तो हम ये भी बता देंगे। फिर बाद में हम उसका जो है क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम को मतलब इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कार्बोफ्यूरेन क्या होता है, मेथिल पैराथीन की अगर अगली बार ये अगर एक शब्द भी आ गया तो हम उस शब्द से एलिमिनेट करके किसी तरीके से क्वेश्चन को अपने हाथ में ले लेंगे। तो ऐसे ये कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथीन, फॉरेट और ट्राई एजोफॉस ये सभी कीटनाशक पेस्टिसाइड हैं जो भारत के कृषि में उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग फसलों के कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो कीटनाशक पेस्टिसाइड यूज होता है, तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो क्या होता है, आप सोचते हो कि जो कीट जो है हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, केवल उन्हीं को मारते हैं क्या? ये जो अच्छे कीट होते हैं जो हमारी फसलों में मदद करते हैं उनको भी मार देता है पेस्टिसाइड। वो तो ये नहीं देखता ना, वो तो कोई मनुष्य तो है नहीं कि जब मनुष्य जैसा दिमाग हो उसके पेस्टिसाइड के अंतर्गत, तो समझ जाए कि ये हमारा दोस्त है, इसको ना मारो, इसको मार दो। तो वो तो सबको मारता है, तो वो जो है सबको मारता है। इसके साथ साथ ये पेस्टिसाइड हमारे खाने में भी उन्हीं खाद्य पदार्थों में होते हैं और ये खाने में कहीं ना कहीं हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो इसको लेकर के बड़ा चिंताजनक WHO ने भी इसकी चिंता जताई थी और ये काफ़ी चर्चा में चल रहा था। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियन और फॉरेट और यहाँ पर और लगा हुआ है इसलिए ये और ट्राई एजोफॉस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्राई एजोफॉस, मैंने अलग करके ही इसको इसीलिए अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्य पदार्थों, परीक्षक, फल पकवन कारक, प्रसाधन सामग्री नमी बनाए रखने वाले कारक। अब देखिए ये जब भी चर्चा में हो, जैसे कि ये मान लो कोई रसायन नया क्या है, मतलब कि मान लो कि स्वास्थ्य के कारणों से चर्चा में है, तुरंत उनको हाईलाइट कर लो कि यूपीएससी ऐसे सिंपल बना सकता है। जब पहली बार यूपीएससी उससे संबंधित चिंता अगर जाहिर की गई है तो वो पहली बार आपसे केवल जागरूकता बनाए रखने के लिए सिंपल पूछेगा। अगर वो दोबारा यूपीएससी से संबंधित पूछ रहा है, इसका मतलब आपने पीवाईक्यू को देखा। मान लो अगर इससे दोबारा प्रश्न बनाएगा तो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आपने इसके बारे में और विशेष अध्ययन किया होगा, तो इससे संबंधित फिर वो डिटेल में प्रश्न बनाएगा। इसलिए आपको यहीं पर इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, वीडियो लंबा होगा दोस्तों तो थोड़ा मैनेज करना क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं और हमें इनको कराना है। अब देखिए वन्य प्राणी से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है, यहीं पर हमको तुरंत IUCN स्टेटस देख लेना है कि किसी जीव का IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में क्या स्थिति है, और भारत के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची जो अभी संशोधित हुई है 2022-23 के आसपास, उसमें पूछ लेना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्थिति है। ऐसे देख करके आपको सारी चीज़ें देखनी है और इसके साथ साथ देखिए आवास भी देखने की कि यहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर नीले मीन पक्ष वाली महासीर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? क्या कावेरी नदी में पाई जाती है? इरावली डॉल्फिन चंबल में पाई जाती है? क्या मोर चाप, रष्टी, चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में पाई जाती है? अब इसके बारे में आपको देखना है कि ये कहाँ पाई जाते हैं। तो ऐसे जो है 50 के आसपास जो है लिस्ट मैं आपको कोशिश करूंगा। देखिए मैं अभी वादा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है, तो मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं 50-60 के आसपास ऐसी स्पीसीज दूंगा जिनको आप पढ़ के चले जाना, उसी से 2-3 क्वेश्चन आपके भिड़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं सीधे। लेकिन आपको अभी यहाँ पर क्या देखना, IUCN साइट्स और WLPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूचियों में जो प्राणी जात और जो चर्चा में है उनसे यूपीएससी प्रश्न बनाएगा। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक, तो ये आप जो है अच्छे से पढ़िए। फिर आप देखिए निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई तो संभावनाएं बनी रहती हैं, ऐसे साइंस में भी होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम इसको बताएंगे कि कैसे किया जाता है, कि इसमें जो है जैसे जैसे संभावनाएं बनेंगी, अगर कुछ निगेटिव कथन नहीं है तो वो सारे सही हो जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी आपको लगभग 5000 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, तभी ये चीज़ डेवलप होगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी, अब देखिए कोई चीज़ जो है चर्चा में चल रही है, कोई सामग्री, तो यूपीएससी उससे प्रश्न बना लेगा। अभी बाद में जैसे लाल चंदन आपका चर्चा में चल रहा था, यूपीएससी ने उससे भी प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो आप जैसे कोई चीज़ चर्चा में हो तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पॉज करके देखना। ठीक है, बिच्छू बूटी के बारे में थोड़ा सा देख लो। अब अगर कोई और हिमालय की या कहीं और की प्रजाति अगर चर्चा में चल रही है तो उससे यूपीएससी पूछ सकता है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, फिर देखिए गैसेस से पूछा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनसे यूपीएससी प्रश्न पूछा, वायुमंडल में उपरोक्त में कौन सी निर्मुक्त होती है?
फसल फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी होती है, अब आपको बताना है। ठीक है, अब ये हर साल चर्चा में रहती है। आप देख रहे हो दिल्ली का वातावरण किस कारण से होता है। तो यूपीएससी आपसे विशेष, अब उस समय तो जैसे नॉर्मल पूछ लिया वैसे, हालांकि नॉर्मली पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा विशेष भी आप इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मानव शरीर पर क्या नुकसान पहुंचाएंगे, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज हैं जो बूढ़े लोगों की होती है और उनको ठीक भी नहीं कर पाती। तो एक नई डिजीज उभर करके आ रही है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो मतलब कि वायु प्रदूषण संबंधित ही है, उसका नाम ही न्यू दिल्ली करके दिया गया, न्यू दिल्ली ND ऐसे करके कुछ दिया गया उसका नाम। बताना मुझे कमेंट में अगर किसी को पता हो तो। सीधे हम चलते हैं। अब देखिए रामसर स्थल के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, अब इसको पढ़ लीजिए ये क्या है। तो रामसर स्थल आपको अच्छे से जाकर के पढ़ना है। अभी छत्तीसगढ़ को जो है पहला मतलब रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो यूपीएससी ने उससे सवाल बनाने की संभावना है पूरी बनने की, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य को मिला हुआ है। अभी आर्द्र भूमि में आपको अच्छे से पढ़ना है। रामसर क्यों किया गया, ईरान का शहर है, इस तरह से जो है आपको अच्छे से ये चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट अब पहला है, तो यूपीएससी आपसे सवाल बना सकता है। अब यूपीएससी की देखिए फितरत क्या होती है, मैं आपको सिंपल बता दूं कि जैसे कि यूपीएससी 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का सा पीछे भी जा सकता है, 1.5 साल 2 साल तक भी एक आध खबर होती है। तो जैसे अप्रैल से स्टार्ट करेगा पूछना, अप्रैल 2025, जैसे 2026 में आपको एग्जाम देना है तो 2025 से घटना उठाएगा और मार्च लास्ट या अप्रैल के 15 अप्रैल तक क्या करेगा यूपीएससी प्रश्न आपके पूछ सकता है 2026 तक के। ठीक, 2026 तक के। अब उसमें भी क्या होता है कि जैसे अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, जो नवंबर अभी 2025 का हमारा लास्ट मंथ हुआ, अभी खत्म हुआ, तो वहां तक की खबरें लगभग जैसे मान लो कि यूपीएससी अगर 10 खबर पूछ रहा है तो 10 खबर में 5 खबर तो अप्रैल से नवंबर की होंगी, और नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब दिसंबर से लेकर के और अप्रैल तक 15 अप्रैल तक की जो खबरें पूछेगा 50% खबरें वहां की होंगी। मतलब ज्यादा संभावना इधर की खबरों की पूछने की रहती है, हालांकि पीछे की भी रहती है, हमको पीछे नहीं छोड़ना। तो इस वजह से आपको मोटा मोटा अप्रैल से उठा करके 15 अप्रैल 2026 तक आपको पढ़ना है। मतलब अप्रैल 2025 से उठा करके 15 अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो यहीं पर आपको छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, ये आपको मैगजीन में मिल जाएगा, बाकी आपको ऐसे भी सर्च करके पढ़ लेना है। तो ये कोपरा जलाशय नाम है। अब ये बिलासपुर जिले में है, कोपरा रिजर्वायर है। यह दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अब यूपीएससी इससे सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आपको इसको नजर रखनी है और इसके और डिटेल में जाकर के आपको पढ़ना है। तो रामसर साइट के बारे में पढ़ना है। अभी तक भारत में कितनी रामसर साइट है, तो यूपीएससी एक कथन ये डाल देगा कि अभी तक हमारी रामसर साइटों की संख्या इतनी है। ठीक है, आपको जाकर देखना है। फिर यूपीएससी और क्या बना सकता है कि आर्द्र भूमि की शुरुआत कब हुई सर्वप्रथम, तो एक कथन बेसिक वो डाल देगा, तो इसका मतलब बेसिक भी पूछ लेगा। और वर्तमान का एक कथन डाल देगा, छत्तीसगढ़ का पहला, या हो सकता है गलत डाल दे, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा रामसर साइट है कोपरा जलाशय। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तो पहला ही था। तो इस तरह से जो है आप पढ़ोगे, तब जाकर के आप जो है क्या कर पाओगे, सवालों को समझ पाओगे और सवालों को करने की स्थिति में होगे। नहीं तो फिर जो है सभी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो फिर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यूपी अगस्तमाला जीव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व यूपीएससी पूछता है, नेशनल पार्क पूछता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछता है। अब इनको जो है आप बढ़िया से पढ़िए। अब जो है आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में पहले बायोस्फीयर रिजर्व एक पेज में लिख दीजिए, उसमें सारे भारत के डाल लीजिए नाम। ठीक, फिर उसके आगे जैसे कि किस नदी के आसपास है, उस ऊपर रिवर डाल लो। फिर यहाँ पर लिख दो आदिवासी क्षेत्र कौन कौन सा है, वो डाल लो। राज्य डाल लो, किस राज्य में है। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य डाल लो। अन्य में क्या है कि जैसे कोई पर्वत है, पठार है, कोई चर्चा में है, मतलब उसके आसपास है, तो उसको डालो। तो ऐसे लिखते चले जाओ, हर एक के सामने कौन सी नदी है, कौन सा आदिवासी क्षेत्र, कौन सी आदिवासी जनजाति मिलती है, कौन से राज्य में मिलती है, और अन्य में कौन से पठार पर्वत वगैरह मिलते हैं। ऐसे आप जो है खुद बनाओ। बाकी आप खोज करके निकालोगे तो कहीं ना कहीं लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसको रट लो। लेकिन आप खुद से जब करोगे तो वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। ऐसे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लो। अब उनसे कौन कौन सी नदी निकल रही, कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, कौन सी आदिवासी वहाँ मिलती है। इस तरह से पढ़ोगे तो आपके सवाल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। अब आपको ये देखना है अगस्तमाला जीव मंडल रिजर्व क्या है। ठीक, और जीव मंडल के बारे में बेसिक चीज़ भी जान लीजिए कि जीव मंडल जो रिजर्व होते हैं उनको कैसा दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और उसके आसपास किन किन को प्रवेश करना वर्जित है। उसका जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका एक जो कोर एरिया होता है, फिर एक बफर जोन होता है, फिर एक बाहर का एरिया होता है। इस तरह से उसको डिफाइन करके आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसमें जो है क्या बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी हो सकता है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है क्या, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आप बताइए, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको पढ़ना है डिटेल में। फिर आपको जो है निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व। अब ये क्या होता है, ये चर्चा में काफ़ी था, तो यूपीएससी ने 2019 में पूछ लिया। अब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको अलग से दे दिया है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहता है। यूपीएससी दोबारा फिर से बना सकता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्या होती हैं कि जो चर्चा में हमेशा बनी रहती हैं, तो यूपीएससी उनसे सवाल पूछ सकता है। और यूपीएससी ये भी देखता है कि मैंने पिछली बार पीवाईक्यू में पूछा था, तो आपकी नज़र पीछे गई कि नहीं गई।
तो जब आप गई तो यूपीएससी उसमें थोड़ा सा विस्तार से पूछेगा। तो इसका मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसका होता है कि जो व्यक्ति कोई चीज़ उत्पादित कर रहा है, मान लो कि कोई फैक्ट्री में चिप्स पापड़ बन रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ उत्पादित कर रहा है, या मान लो प्लास्टिक की कुर्सी बन रही है, तो वो क्या कर रहा है कि वो किस चीज़ को उत्पादित कर रहा है, तो उत्पादित कर रहा है, तो वहाँ पर जो वायुमंडल को, समाज को, गांव को, शहर को जो नुकसान हो उसकी भरपाई भी वही करेगा। ये आप जो 1984 के आसपास जो मिथेल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पर ये घटना हुई थी। उसके बाद से 2011 में हम लोगों ने कुछ नियम वगैरह बनाए थे, उससे संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। अब देखिए 2011 का है तो 2019 में पूछा, तो आप सोचोगे कि 2011 करंट था, करंट नहीं था, ये क्या था कि निरंतर चर्चा में चल रही होती चीज़ें, इसलिए यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछने की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा बताया, विस्तारित उत्पादक दायित्व, यही ईपीआर का अर्थ क्या है कि कोई उत्पाद बनाने वाली कंपनी जो प्रोड्यूसर है उस उत्पाद के उपयोग के बाद उत्पन्न अपशिष्ट को इकट्ठा करने, पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, ये सुरक्षित रूप से नष्ट करने की जिम्मेदारी भी उठाए। वही मिथाइल आइसोसाइनाइड वाली केस की जो घटना हुई, तो उसके बाद वो उस चीज़ को, उससे कितने लोगों की मृत्यु हो गई, और कंपनी का जो मालिक था वो भी बाहर निकल गया, तो उससे कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो इसका मतलब वहीं से हमारी जो भूमिका बनती चली आई। 2011 में सरकार ने क्या किया, इसीलिए यहाँ पर देखिए ई अपशिष्ट प्रबंधन ऐसे कुछ करके यूपीएससी ने शायद कानून बनाया था, ये मुझे याद नहीं है, आप इसमें से देख लेना, ठीक है। ये फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट आपका तैयार करेगा तो फैक्ट उसी में आप अंदर डाल करके याद कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखना है कि ये जो है क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि जो उत्पाद बनाएगा वही उस कचरे की जिम्मेदारी भी लेगा। कि नहीं कि आप कुर्सी बनाए और कुर्सी में जो कचरा निकला वहीं छोड़ दिया और दूसरी जगह आप कंपनी स्थापित कर लिए, तो आपकी जिम्मेदारी कि जो आप उत्पादित कर रहे हो तो उसमें आप जिम्मेदारी लो कि उसका जो निस्तारण गैसेज वगैरह निकल रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए। उसके लिए कुछ प्लान करिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाइए कि उस जो कचरा निकला हुआ है उसका समाधान भी हो सके। ये नहीं कि आप उत्पादित करके नदियों में फेंक दे रहे हो, जमीनों में ढके दे रहे हो, वायुमंडल में उत्सर्जित करे दे रहे हो, तो ये आपके यूपीएससी सवाल बनाने की संभावना बन जाती है। तो ईपीआर मेंस में भी बन सकता है और प्री में भी बन सकता है, तो यूपीएससी दोबारा भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बड़ा जो है कैसा सवाल है, विवादित सवाल है, और मेंस में बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपने फैलाया और जिम्मेदारी दे रहे हो दूसरे के ऊपर कि मैंने किया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी। फिर देखिए सीएनजी, एससीएनजी का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी मतलब कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने में प्रस्तावों के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी चर्चा में रहता है विषय। ग्रीन हाइड्रोजन भी अभी चर्चा में चल रहा था। अब क्या होता है कि भाई पॉल्यूशन गाड़ियों से भी होता है, तो हम गाड़ियों के पॉल्यूशन को कैसे कम करें, तो इसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जैसे कि बैटरी वाली कारें आ गई, बैटरी वाली ई व्हीकल आ गई, है ना। तो ये सब चर्चा में रहती है। तो ये आपको जब भी चर्चा में हो यूपीएससी उससे सवाल पूछता रहता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हम चलते हैं आगे। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऐसे जो है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम था, वो 1972 या 74 में आया था। उसी के बाद वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका आ गया सॉरी पर्यावरण संरक्षण आ गया। फिर इसके साथ साथ जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में, इससे पहले आया था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो अब यूपीएससी हो सकता है कि इनको आपको नॉर्मल अगर पूछना होगा तो इनको क्रम से लगाने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन आपको अच्छे से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ना है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अभी देख ही रहे हो आप दिल्ली में नदियों का हाल क्या है, दिल्ली का ही क्या मतलब भारत की अधिकतर नदियों का हाल क्या है, और इसके साथ साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल क्या है, और दिल्ली क्या लगभग उत्तर भारत के सभी शहरों की यही स्थिति है, और प्रदूषण फैल ही रहा है, गैसें बाहर निर्मुक्त हो ही रही हैं। तो इनके समाधान क्या हो सकते हैं, और हम विदेशों से क्या सीख सकते हैं, विदेशी राज्यों से क्या सीख सकते हैं। इसलिए यूपीएससी फिर से प्रदूषण पे क्वेश्चन बना देगा, और इनसे जो है हमारे सिलेबस में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए जो है आपसे पूछ सकता है। जैसे संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, अब यूपीएससी साफ सब सिलेबस में दिया तो क्या पूछने की संभावना नहीं बनती। प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन ये दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन संबंधी समान मुद्दे, तो यूपीएससी क्या पूछेगा नहीं। तो ऐसे सवाल यूपीएससी आपसे पूछने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आपको जो है ये चीज़ें करंट अफेयर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो मैनेज करना। एक आखिरी प्रश्न है, इसको चर्चा करके वीडियो समाप्त करते हैं। फिर क्या कर रहा है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। अब ऐसे कोई नियम सरकार लाती है तो यूपीएससी वैसे नज़र रखती है कि आपने इन चीज़ों को देख करके अपनी कुछ तैयारी में इजाफा किया, तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सीधे सीधे मैं ये बता दूं कि करंट अफेयर अप्रैल से उठा लो और पढ़ते चले जाओ। बाकी हम सर से बोल रहे हैं कि करंट अफेयर की क्लासें आज से या कल से आपकी स्टार्ट हो जाए, जिसमें हम विजन आईएएस की मैगजीन कवर कराएंगे, ठीक है।
अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताना कि अगर शुरू करें कि ना करें, क्योंकि उन्होंने द हिंदू पढ़ाना शुरू किया था, आप लोगों ने रिस्पांस दिया नहीं तो उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है रहने दीजिए, लेकिन अभी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि सर पढ़ा दीजिए, तो वो आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम पढ़ा देते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम वो दरअसल इंग्लिश मीडियम से मतलब अपनी तैयारी वो जो है इंग्लिश में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हिंदी के चीज़ें उनको समझ में तो आती है, उनका माध्यम भी हिंदी, लेकिन इंग्लिश मटेरियल ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं उनसे बार बार बोलता हूँ कि सर जो है हिंदी माध्यम के लिए आप लोग कुछ करिए, तो वो कुछ करेंगे, जरूर पढ़ाएंगे, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि उनको जो है दोबारा बुला के लाएं, वो आपको विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ाएंगे। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।